हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं गाइस, ठीक है। बढ़िया फटाफट से बिना रुके 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसे कहना चाहूँगी, क्यों? क्योंकि भाई हर प्रीलिम से पहले ये प्रिडिक्शन वाले एनालिसिस वाली चीज़ें होती हैं, मैं करवाती हूँ। पिछली बार भी करवाई थी, पिछली बार मैंने किसी कोचिंग्स में करवाई थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ करवा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू एस्पिरेंट्स टू नो हाउ यूपीएससी वर्क, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपको ये सीरीज़ करवा रही हूँ। इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, ये टॉपिक्स रिपीट होंगे, राइट। आपके लिए भी बहुत बेहतरीन मौका है कि आप पता कर सकें कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन किस लेवल पे है। इसलिए कमेंट डाउन योर आंसर्स कि भाई 10 में से 5 करेक्ट हैं, 6 करेक्ट है, ये सारी चीज़ें कमेंट ज़रूर करना। आई वॉन्ट टू नो कि भाई आपको कितना आता है और कितनी आपको आप कितने स्मार्ट है भाई। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं कितने स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फटाफट से, शॉर्टली, with a very positive note, that is UPSC doesn't test memory, it tests how long you can stay disciplined under uncertainty, right। तो यहाँ पे UPSC आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेमोरी आती है कंसिस्टेंसी से, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो एक बार देख लिया और बस एक बार सुन लिया और मेरी मेमोरी एकदम से शार्प होगी, मैं तो समझ गया। नहीं, हो ही नहीं सकता। अ पर्सन, जैसे कि अब आप सुनते हो बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, हमारा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया, हम नहीं हो गया। भाई उस फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले जो उन्होंने इतनी सालों से तैयारी करी है, वो चीज़ तो आप समझते ही नहीं हो, ठीक है। कि भाई इतने सालों से उन्होंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है, इतने सालों से उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, इतने सालों से उन्होंने क्लासेस ली है और फिर उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में फिर क्लियर किया है, राइट। तो वो किस लिए है? वो कोई स्मार्ट थोड़ी है, ठीक है, वो कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट थोड़ी है, नहीं। they had practiced it continuously, consistent वो रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि कोचिंग्स वाले दिखाते हैं अरे भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में तो हम निकलवा देंगे, हम ये करवा देंगे। भाई अगर आप यूपीएससी का सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है ना, और अगर आप इस फेक चीज़ों में हो कि हम तो यूपीएससी दे के निकल जाएंगे, हम एक्सेप्शनल हो जाएंगे, भाई हो सकता था ये चीज़, पता, तुक्काबाजी, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हाँ, जिस दिन नेगेटिव मार्किंग निकल जाएगी ना, उस दिन मैं आपको बोल दूंगी हाँ भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं निकलवा दूंगी, ठीक है, तुक्काबाजी करके। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से आपका तुक्काबाजी निकल ही नहीं सकता, ठीक है। जो ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, रील्स वगैरह आती है और हमारा तो फर्स्ट में निकल गया, हमने इससे पढ़ लिया, हमने उससे पढ़ लिया, भाई इस फेक चीज़ मत आना, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको समझना पड़ेगा और उस समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। एक दिन में आप ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, ये कर लोगे, हाँ कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है डेली 12 घंटे पढ़ोगे ही पढ़ोगे, नहीं, डेली बस पढ़ना है। चाहे आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, बस आपके डेली टारगेट्स पूरे करो, राइट। तो कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि भाई आपका मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहा है, आपको ये देख रहा है कि आप डिसिप्लिन हो कि नहीं हो, ठीक है। डिसिप्लिन तभी होगा, मैं आपको बहुत ही ब्रूटल सच्चाई कहती हूँ, जब तक आप किसी सब्जेक्ट को सोल से नहीं पकड़ोगे, सोल से नहीं समझोगे, जब तक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो सोल से पढ़ो। कैसे? भाई 3 स्टेप्स में डिवाइड करो एक सब्जेक्ट को। पहले आप उसका बेस पढ़ोगे एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी छोड़ना ही मत। आप बोले भाई मैंने तो बहुत पढ़ ली, मैंने ये कर ली, भाई किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैटर करता है। पहले उसको यहाँ पे आप बेस पकड़ोगे एनसीईआरटी, फिर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ोगे, ठीक है। क्लासेस लोगे, आपके खुद के नोट्स बनाओगे, कभी भी किसी के नोट्स मत उठाया करो, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। उन्होंने कोई यहाँ पे जादुई पेन से नहीं लिखा है, ठीक है, उन्होंने भी वही पेन से लिखा है, वही चीज़ें लिखी है जो आपको बताई जा रही है, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाओ। थर्ड स्टेप आता है आपका पीवाईक्यू से एनालाइज करना, ठीक है। जो पढ़ा है उसको पीवाईक्यू से साथ एनालाइज करते चलो, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेप में जब आप चीज़ें करते हो ना, जब आप पूरे एक सब्जेक्ट की सोल पकड़ लेते हो, ठीक है, फिर भाई आ जाएगा इनसे भी क्वेश्चन, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो हमें आता है। और इस चीज़ को, प्रोसेस को टाइम लगता है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं फटाफट से 6 घंटे 7 घंटे की एक मैराथन देख के वो चीज़ कंप्लीट कर लूँगा। मैराथन विल बी अ रिवीजन बट नॉट अ होल स्टोरी फॉर यू, राइट। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। आई डोंट वॉन्ट टू फीड यू एनी होती हुई बातें और ये सारी चीज़ें। मैं आपको बहुत सच्चाई से चीज़ें बताना चाहती हूँ, दैट्स वाई मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया, ठीक है। मैंने कोई कोचिंग का प्लेटफॉर्म है तो आई हैव टू promote their courses and everything, but not on my platform. I will not promote anything. I will only promote what you need to study, and आपकी जो गलत फहमी है वो निकालेंगे, राइट। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप 10 क्वेश्चंस पर बज़ क्या है? तेरी बज़ मुझे जीने ना दे, जीने ना दे, राइट। तो बज़ क्या है गाइस? बज़ ये है, बज़ ये है कि भाई
नेशनल बजट और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ की तो बस आपको देखने को मिल ही रही है। बजट सेशन किक्ड ऑफ यहाँ पे हो रहा है और मोदी के स्टेटमेंट है कि भाई इंडियाज ग्रोथ एंड ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, ही डिस्क्राइब इंडिया एज रे ऑफ होप फॉर द वर्ल्ड, टाउटिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो इंडिया को बोल दिया है रे ऑफ होप फॉर द वर्ल्ड हमारे मोदी जी ने। ठीक है, तो मोदी जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे हैं, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेन विजिट्स यहाँ पर हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, बाहर भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट में है। तो मतलब भाई पीएम जो है, हमारे इंडिया के जो पीएम है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है। लेकिन जो ये वर्ड बोला है, ठीक है, रे ऑफ होप फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डाउटफुल लगता है। बिकॉज अगर हम इंडिया की आज की कंडीशन की बात करें, हर सेगमेंट में पेस्टल कंडीशन में, ना PESTEL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, लीगल, इलेक्ट्रॉनिकल, राइट, तो ये सारी चीज़ों में अगर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं तो इंडिया अभी वर्ल्ड के लिए रे ऑफ होप नहीं है। इंडिया खुद अभी होप में जी रहा है गाइस। ठीक है, सच्ची बात है। देखो हम क्या करते हैं, हम ये मीम देख लेते हैं भाई, हम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, देखो इंडिया तो आगे बढ़ गया। अगर आप अपने आप को पाकिस्तान और अपने नेबरिंग कंट्री से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के बाद कंपेयर करते हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़े, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि आपकी एक रैंक होती है IFS, ठीक है, वी हैड अ कॉन्वो विद IFS गौरी शंकर गुप्ता, राइट, तो उनसे जब चीज़ें सुनी, तब ये पता चला भाई नेबरिंग कंट्रीज़ आर वेरी नोटोरियस। ठीक है, उनसे हमें कंपेयर करना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें कंपेयर करना है द नेक्स्ट जाइंट कंट्री हियर, दैट इज़ चाइना, राइट। तो चाइना से तो ट्रंप खुद डर रहे हैं। ठीक है, ट्रंप खुद उस चीज़ को कैटर करते हुए चलते हैं। वाई नॉट अस? अगर हमें रे ऑफ होप ऑफ द वर्ल्ड बनना है गाइस, तो हमें ये फालतू की कंपैरिजन छोड़ के हमें कंपेयर करना है डायरेक्ट जाइंट से। ठीक है, डायरेक्ट जाइंट से कंपेयर करो और हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ है। वी हैव शार्प माइंड्स, वी हैव ग्रेट माइंड्स इन इंडिया, बट वट वी आर डूइंग, ठीक है, इंडिया की अगर आप हालत देखो ना, मतलब लेक्चर तो चल ही रहा है, बट सीरियसली ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, जो लोग एक्चुअली में डिज़र्विंग हैं, जो लोग एक्चुअली में चीज़ें डिज़र्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बॉक्सर्स की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे ओलंपिक मेडल लोगों की बात करते हैं, ठीक है, जो लोग नेशन को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों के पास भाई कमाई का स्रोत ही नहीं है। उन लोगों के पास अगर वो कहीं गेम्स में खेलना चाहते हैं, तो उनके पास उस चीज़ को व्हाट वी से प्रैक्टिस करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको माहौल चाहिए होता है, वो देने वाला कोई नहीं है। और ऑन द अदर हैंड द क्रिंज पीपल ऑफ आर इंडिया, क्रिंज क्रिएटर्स, ठीक है, उन लोगों को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंसेस इंडिया के अंदर है। ठीक है, इंडिया के पास ग्रेट माइंड्स हैं, पर अगर ऐसे लोग एग्जांपल सेट करेंगे ना, मान लो कि कोई एक ओलंपिक मेडल लेने वाला आपके पास आके बोले, आप बोले यार मेरे को भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, आई ऑल्सो वांट टू बी अ बॉक्सर, फिर वो आपको बोले यार मुझे तो सपोर्ट ही नहीं मिला, मेरे पास तो ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, मुझे तो यहाँ पे अभी मैं सब्जी बेच रहा हूँ, सीरियसली सब्जी बेच रहे हैं भाई, ठीक है, अभी मेरे पास ये मैंने यहाँ पे अपना यूथ वेस्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इंडिया राइट नाउ। सो वी कांट से कि इंडिया के अंदर अभी तो होप की बत्ती जली ही नहीं है और हम यहाँ पे वर्ल्ड को होप दे रहे हैं, राइट। वी नीड टू हैव अ रियलिटी चेक गाइस, ठीक है, आपको भी रियलिटी चेक देती हूँ हमेशा कि भाई ये रियलिटी चेक रखो, तो इंडिया को भी एक रियलिटी चेक देनी चाहिए। वी हैव many problems going over here, right? We need to resolve them first, then be a ray of hope for the world. We have great minds, we have great people who can work for India betterment. We can actually surpass any other country in the world because India के minds जो होते हैं ना, they are very 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 sharp, ठीक है, people are very hard working है, पता है अपन जितना वर्क करते हैं ना उतने बाहर वाले लोग वर्क करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बट इंडिया people are very hard working here, but at the same time what is haunting them are the different perspective of India जो इंडिया के अंदर चल रहे हैं। सो ये वाली लाइन तो अपन को भाई समझ नहीं आई है, रे ऑफ होप फॉर द वर्ल्ड, पहले अपनी होप तो बनाओ फिर हम वर्ल्ड को होप बनाएंगे, राइट। तो चलो स्पीचेस में तो बड़ी बड़ी बातें चलती है सबकी, ठीक है, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, बड़ी बड़ी स्पीचेस तो सुनना पड़ता है बॉस, मज़े आते हैं, ठीक है, रश मिलता है खून के अंदर, अब आई रे ऑफ होप है हम वर्ल्ड की, मज़े आते हैं, राइट। तो चलो, बिकॉज आई नेवर सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, मेरे लिए हर पॉलिटिकल पार्टी सेम है सच बताऊँ तो, बिकॉज पावर में आने के बाद सबके वही हाल होते हैं, ठीक है।
चलो तो अब पीएम के ऊपर हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। With reference to the appointment of the PM of India, consider the following statement. Okay, appointment की यहाँ पे बात की जा रही है। Okay, the Constitution mandates that PM must be member of either House of Parliament at the time of appointment. No, it is not absolutely true कि भाई उसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पीएम को पार्ट होना चाहिए ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का। ठीक है, उनको यहाँ पे टाइम लिमिट मिलता है 6 मंथ्स का, तब तक वो यहाँ पे पार्ट बन सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटेड हियर, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट होने वाला है, तो भाई एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फटाफट करते हैं, स्पीच ज़्यादा लंबी हो गई नादिया मैम की, जल्दी करते हैं। अ पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस कैन बी अपॉइंटमेंट एज पीएम फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. Yes, this is absolutely correct. Third, the president has discretion to appoint any person as PM even if no party has a clear majority. Yes, मैंने बताया था डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो कर सकता है अपॉइंट। यस भाई कर सकता है। सी यहाँ पे जाने वाला है, बी यहाँ पर आंसर आपका होने वाला है। डू कमेंट कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं फटाफट से। ओथ एडमिनिस्टर्ड टू द पीएम। ओके, the oath of the office and secrecy to the PM is administered by whom? ठीक है, it is administered by the president of India. oath कहाँ पर है? आर्टिकल 75(1) में है, राइट। एक चीज़ को चलो थोड़ा सा हल्का सा लेंदी करती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि देखो ओथ्स पे बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हुई है, तेरी बस मुझे जीने ना दे वाला सीन यहाँ पे देखने को मिला है। तो आर्टिकल 75(1) में ओथ्स देखने को मिली है। ठीक है, तो भाई प्रेसिडेंट को देखें ओथ, लेकिन 2 तरीके की ओथ होती है पीएम की, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले होती है ओथ ऑफ द ऑफिस। ठीक है, ऑफिस की ओथ यहाँ पर होगी। ठीक है, और सेकेंड होगी ओथ ऑफ द सीक्रेसी। सीक्रेट क्या है आपका लाला, राइट। तो ये 2 तरीके की ओथ यहाँ पर होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो 2 तरीके की ओथ होगी। सबसे पहले क्या होगी? ऑफिस की ओथ, और नेक्स्ट होगी सीक्रेसी की ओथ, एंड दैट इज डिफाइंड इन अंडर आर्टिकल 75(1), राइट। द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे देने वाले हैं, राइट। चलो नेक्स्ट बोलते हैं। Question number 3, PM and councils of ministers. Okay, which of the following best describe the constitutional position of the PM? First, among the equals. This is absolutely correct कि भाई जो councils of ministers हैं, PM प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इनसे ये फर्स्ट अमंग इक्वल आते हैं। यस, वाई? क्योंकि भाई पीएम ही होते हैं जो प्रेसिडेंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई किस किस को आपको यहाँ पे मिनिस्टर्स की पोजीशन पे देना है, किस किस को क्या मिनिस्ट्री देनी है, और अगर हटाना है तो भी ये यहाँ पे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए बोलेंगे, एंड दैट्स व्हाई ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल। फर्स्ट इज करेक्ट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अच्छा खासा प्यार मिला है पूरे इंडिया के अंदर, उसी का ही हेड यहाँ पे पीएम होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, या नॉमिनल कौन होगा? प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही है। हेड हेड ऑफ द स्टेट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट, इट विल बी प्रेसिडेंट, राइट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ये, ठीक है। तो ये सी जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए, 2 ऑप्शन सही है, तो ये डी आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट से। आई होप आपको मज़े आ रहे होंगे क्वेश्चंस करके, ज़्यादा हार्ड नहीं है कि इस बार के क्वेश्चंस। हाँ चलो, consider the following duties of PM towards the president. Okay, to communicate decisions of the councils of minister. Exactly, यही तो काम होता है PM का, जो भी decisions हैं, चीज़ें हैं, वो सारे डिस्कस करना कि भाई हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। To submit information related to administration. Yes. To advise the president to dissolve Lok Sabha. Consider duties of the PM towards mention under article, अच्छा देखो ये पढ़ो, आर्टिकल 78, ठीक है। तो आर्टिकल 78 में एडवाइस नहीं गिवन है सरकार, ठीक है। तो डिसॉल्व किसके अंदर गिवन है? आर्टिकल 74 के अंदर है। भाई बढ़िया क्वेश्चन था यार, इजी नहीं था। ये पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपको मजे आएंगे, ठीक है। तो 78 में डिसॉल्व नहीं है, आर्टिकल 74 में है डिसोल्यूशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन किसके अंदर है? आर्टिकल 78 के अंदर। तो 78 में आप ये याद रखना कि कम्युनिकेशन प्लस इंफॉर्मेशन अगर होता है,
ठीक है, तो वो कहाँ होने वाला है, आर्टिकल 78 के अंदर होने वाला है, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडवाइस ऑन डिसोल्यूशन, तो दैट विल बी ऑन आर्टिकल 74। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। थर्ड अगर हम यहाँ पे हटाते हैं तो आपका आंसर बहुत ही क्लियर हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर 1 क्वेश्चन, दैट इज ए, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आई होप आपने नीचे वाला पढ़ा होगा, मैंने नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ा नहीं था, अगर पढ़ा है तो ईजी होने वाला है आपका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके ओके, लेट्स सी। द पीएम इज इंडिविजुअली, द पीएम इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। नो, देखो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक ऐसी बोर्ड के अंदर सवार है ना कि भाई तैरेंगे तो दोनों ही तैरेंगे और डूबेंगे तो दोनों ही डूबेंगे, तो इसलिए इंडिविजुअली तो है ही नहीं। द पीएम इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 75(3), राइट। तो भाई ये बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आगे नहीं देखते हैं, यही करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। पीएम रोल इन अपॉइंटमेंट, द पीएम प्लेज अ डिसिसिव रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है। तो किसके अंदर पीएम का अपॉइंटमेंट रोल होता है, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें ना, ओके, तो किस किस के अंदर पीएम का रोल यहाँ पे रहा है, रोल किसके अंदर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाँ भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है, इसलिए फर्स्ट अमंग इक्वल्स देखा जाएगा, पावरफुल यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होगा, पीएम और कैबिनेट के एडवाइस से ही बनाया जाएगा अटॉर्नी जनरल, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने वाला है। थर्ड, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यस, यहाँ पे भी पीएम का रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में है नहीं भाई, क्या होगा, सीनियरिटी और कन्वेंशन पे बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होने वाला है, 4 यहाँ गलत होने वाला है, ये हटा दो और आपका स्टेटमेंट यहाँ पे बी होने वाला है, राइट। चलो नेक्स्ट, पीएम एंड काउंसिल रीशफल के ऊपर ये क्वेश्चन है, चलो भाई देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर आर एक्सरसाइज बाय द पीएम, ओके, ओनली द पीएम, ओके। अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, देखो जो पोर्टफोलियोज का अलोकेशन होता है, देखो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ना एक ये रिलेशन होता है लेन देन, क्या बोलते हैं, लेन देन। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजॉरिटी बता के अपने लीडर पीएम को यहाँ पे क्या करते हैं, खड़ा करते हैं कि भाई हमारा लीडर ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी मेजॉरिटी देके यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, भाई हमारा लीडर पीएम बनेगा। अब जब देने की बारी आती है तो पीएम यहाँ पे क्या करता है, इनको पोर्टफोलियोज यहाँ पे देता है, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये लेन देन वाला सीन यहाँ पे चलता है। तो हाँ, पीएम का काम होता है एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो देने का, यस, वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को और उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो मिलेगा। रीसफलिंग ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यस ही कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है, क्योंकि अब वो यहाँ पे लीडर है तो वो अपने हिसाब से रीशफल करेगा। रिमूवल ऑफ ए मिनिस्टर बाय आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन, यस, तो वो अगर आपको गद्दी पे बिठा सकता है पीएम तो निकाल भी सकता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये हटाएगा, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे और आपका आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। गुड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। पीएम एंड कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी भी बहुत ज़्यादा भी चर्चे पे चल रहा है। कैबिनेट कमेटी क्या होती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक साथ मिलते हैं, कैबिनेट कमेटी बनाते हैं ताकि वो एफिशिएंट डिसीजन यहाँ पे ले सके, ठीक है। इसके ऊपर भी एक लेक्चर है, मैंने 10 क्वेश्चन इस पे भी लगाए, तो अपन उस पर कैबिनेट कमेटी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। विद रेफरेंस टू कैबिनेट कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके भाई देखते हैं। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो भाई ये सेकंड हटेगा, फर्स्ट यहाँ पे सही है, ठीक है। दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भाई ये रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, इनका मेंशन नहीं मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो सेकंड यहाँ जाने वाला है। थर्ड, दे आर हेडेड बाय द पीएम, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो यहाँ हटाएगा और यहाँ पे ए आपका आंसर आने वाला है, राइट। नेक्स्ट, पीएम एंड रेजिग्नेशन, विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, रेजिग्नेशन ऑफ द सीएम, नो,
डेथ ऑफ द पीएम, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि भाई अगर फर्स्ट अमंग इक्वल जो उनका मेन लीडर है वही यहाँ पे हट रहा है तो भाई सारी की सारी जो सिंक हो जाएगी। पीएम क्या है, की स्टोन ऑफ द कैबिनेट है, वंस रिमूव द होल स्ट्रक्चर कोलैप्स, पूरी की पूरी गवर्नमेंट यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपोजिशन क्या मांग करता है, भाई पीएम रिजाइन करो, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट ही गिरेगी। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, पीएम वर्सेस कैबिनेट। ओके चलो, which of the following best explains the change from cabinet government to prime ministerial government in India? Oh, okay, explain the change cabinet government to PM government. Okay. अच्छा, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कलेक्टिव की जगह इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, पीएम के पास इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डोमिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये तो हटा ही दो, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म, ये भी इसके अंदर जम नहीं रहा है भाई, फेडरलिज्म का कहाँ से स्ट्रेंथनिंग आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन पीएमओ, एग्जैक्टली, तो चेंज कैबिनेट गवर्नमेंट से पीएम गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे पीएमओ को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, मैंने कहा ना कॉन्सेंट्रेशन हो, तो ये कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, तो आंसर यहाँ पे आपका सी होने वाला है। ठीक है, तो 10th का यहाँ पे सी होने वाला है। ठीक है, पीएमओ प्लस कैबिनेट कमेटी प्लस लीडरशिप सेंट्रलिटी, क्योंकि अब सेंट्रलिटी पे आ गया है पीएम, तो पीएम लेड गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, हाईलाइट पे है, बहुत ज़्यादा व्हाट आई कैन से ट्रेंड पे चल रहे हैं, कलेश पे चल रहे हैं। तो पढ़ते रहो गाइस, आगे बढ़ते रहो, डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।